अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी। डाउ शुक्रवार को 425 अंक उछलकर एक महीने की ऊंचाई पर, नैस्डैक में 225 अंकों की तेजी 2 महीने की ऊंचाई पर हुआ बंद। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 17,450 के पास। डाउ फ्यूचर्स सपाट, हैंग सेंग में 60 अंकों की गिरावट। उत्पादन कटौती के ऐलान से कच्चा तेल 6% की जोरदार छलांग लगाकर एक महीने की ऊंचाई पर $84 के ऊपर। आज होने वाली बैठक से पहले ओपेक प्लस के सदस्यों का अगले महीने से उत्पादन 11.5 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने का ऐलान। डॉलर इंडेक्स 102.5 के पास सपाट। सोना $1975 के पास तो चांदी $24 पर सपाट। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक होगी शुरू। 6 अप्रैल को आएगा ब्याज दरों पर फैसला। मार्च में जीएसटी कलेक्शन करीब 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 1.6 लाख करोड़ पहुंची। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। मार्च में मारुति, आइशर, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और एस्कॉर्ट्स की बिक्री अनुमान से बेहतर। टाटा मोटर्स का प्रदर्शन मिला जुला। आज एमएनएम, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड की बिक्री के आंकड़े आएंगे। आज से 6 अप्रैल तक खुलेगा एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। प्राइस बैंड 616 से 636 रुपए। नए वित्त वर्ष में कैसी रहेगी बाजार की चाल और कहां बनेंगे पैसे? रोज सुबह 10:20 पर देखिए आउटलुक FY24। आज व्हाइट ओक कैपिटल के आशीष सोमैया होंगे हमारे साथ। और बाजार के दिग्गज निवेशक रमेश दवानी को कहां दिखती है सबसे ज्यादा वेल्थ? अनिल सिंघवी के साथ सुबह 10:30 बजे वेल्थ क्रिएटर से मुलाकात। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नया कारोबारी हफ्ते की है शुरुआत। FY24 का ऑफिशियली पहला ट्रेडिंग दिन है। हालांकि 3 दिन हो गए हैं FY24 में एंटर करे हुए, और शुक्रवार के जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद इस हफ्ते जहां 2 मार्केट हॉलीडेज भी हैं, कैसी रहेगी बाजार प्रचाल, उस पर है फोकस। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा। नेशन मार्केट से संकेत है फिलहाल ठीक ठाक, लेकिन ओपेक प्लस ने जो कारनामा दिखाया है, अब उसके बाद मूड मिजाज क्या मजबूती की तरफ बरकरार रहेगा, हमारे मार्केट्स कैसे करेंगे रिएक्ट, इस पर होगी शुरुआत, इस पर करेंगे हम बातचीत। तो दीप, कैसा लग रहा है? हर हफ्ते के लिए एक टॉकिंग पॉइंट चाहिए। कुछ टॉकिंग पॉइंट चाहिए, मिल गया हफ्ते की शुरुआत में टॉकिंग पॉइंट। लेकिन पिछले हफ्ते तो अमेरिकी बाजारों का या ऑलमोस्ट सभी बाजारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से? एब्सोल्युटली, पिछले हफ्ते, पिछली तिमाही में भी अगर आप देखें, बाजारों का एक्शन भरपूर रहा है इस तिमाही में। और इस वित्त वर्ष में बाजार की चाल कैसी रहेगी, उस पर फोकस पर आज इस हफ्ते की करें शुरुआत। तो अच्छे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, वैसे कुछ ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं हुई है जहां तक इक्विटी मार्केट के एक्शन की बात है। 425 अंक हमने देखा अमेरिकी बाजार में। डाउ उछला था, लगातार तीसरे दिन बढ़िया तेजी रही है। अच्छा रीबाउंड पिछले कुछ दिनों से आया है। बैंकिंग संकट तो अब लोग ऑलमोस्ट भूल ही चुके हैं, बट उसके सामने कच्चे तेल। कल ओपेक प्लस देशों का बड़ा फैसला, हालांकि बैठक आज होने वाली है, बट उससे पहले ही कल फैसला ले लिया। 11.5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का ऐलान किया है। तो 6% उछाल आपको कच्चे तेल में दिख रहा है। करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है दाम। इसके इंपैक्ट पर भी करेंगे फोकस। साथ ही हमारी पॉलिसी भी है। थर्सडे को पॉलिसी आने वाली है। आज से 3 दिवसीय बैठक शुरू है, बट क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए फिर आप 6 तारीख को पॉलिसी देखेंगे। देखते हैं वहां पर क्या ऐलान आएगा। ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, ज्यादातर बिक्री अनुमान से बेहतर रही है। कई सारी कंपनीज के Q4 बिजनेस अपडेट्स आए हैं, FY23 के अपडेट्स आए हैं। तो खबरें तो आज ढेर सारी हैं। तो बाजार के साथ साथ जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो भरपूर आपके लिए होने वाला है। तो आइए एक्शन पर ही करते हैं फोकस। और सबसे पहले अनिल जी हमारे साथ हैं तैयार, और लेते हैं उनकी आज की बाजार की मार्केट स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग अनिल जी,
नया हफ्ता है, मूड सबका अच्छा बना हुआ है, 3 दिन ही सिर्फ काम करना है बाजार के लिहाज से। खबरें भी ढेर सारी हैं सर, उन सब पर भी फोकस है, बट सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा आपका व्यू क्या है। ये जो बड़ी खबर कल शाम को आई है, ओपेक प्लस देशों ने 11.5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती कर दी है सर। ऑलरेडी 20 लाख बैरल के डेफिसिट पर हम चल रहे हैं, उसमें भी ये 11.5 लाख बैरल की उन्होंने कटौती कर दी है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? जी, सबसे पहले तो आपको और हमारी पूरी टीम और सारे दर्शकों को नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि यह नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा समृद्धि वाला रहे, मार्केट में अच्छा पैसा बने, ये मेरी शुभकामनाएं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कनेक्शन ठीक कर रहा हूँ, शायद मुझे आवाज कम आ रही है। बिल्कुल सर, चलिए तब तक अनिल जी के साथ हम दोबारा जुड़ते हैं। एक बार नेहा आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट हुआ है वो ये कच्चे तेल को ही लेकर हुआ है। बैठक तो ये लोग आज करने वाले थे, बैठक आज होने वाली थी, और इनफैक्ट इस बैठक को लेकर कोई ध्यान दे नहीं रहा था, क्योंकि इस बार भी यही बात निकल कर आ रही थी कि जो 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती इन्होंने पिछले साल अनाउंस की थी, ये चलने वाली है इस साल के अंत तक, दिसंबर तक। तो किसी को नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है, ये भी आई गई बैठक होती जैसा पिछले कुछ समय में हमने देखा। लेकिन ये संडे को जो एकाएक मिले और फिर उसके बाद लेड बाय सऊदी, और ठीक है हम ये कह के चल रहे हैं कि अनऑफिशियल बैठक है, लेकिन सऊदी डिफैक्टो लीडर है। जब वो यहाँ पर 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की बात कर रहा है, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। और सिर्फ यही नहीं, आप बाकी देशों को भी देख ले, कुवैत, यूएई, ये सारे मिडिल ईस्ट के बड़े देश हो जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से आते हैं। ओपेक प्लस में इनका बहुत बड़ा रुतबा है, बड़ी साख है। जब ये मिल के डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से तेल कटौती करेंगे, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। अब ये आ भी क्यों रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिमांड को लेके कंसर्न्स है ना, वो छट्टी दिख नहीं रही है। तो यही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने डर के कारण, जो सुबह भी हम बात कर रहे थे कि डर के कारण इस तरह का कदम आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो एक कदम अब आया है, वजह जो है वो तो अब सामने निकल कर आएगी। आज की बैठक से कमेंट्री क्या रहती है, बट अनिल जी आपसे भी जानना चाहूंगा सर, क्योंकि बड़ा फैसला लिया है ओपेक प्लस ने, कैसे समझना चाहिए इसे? दीप देखिए, 2 तरीके से, एक तो ओपेक के लिहाज से और एक हमारे लिहाज से। जहाँ तक हमारे लिहाज से डेफिनेटली इसमें एक साथ इतनी बड़ी उछाल आना, $85 के आसपास पहुंच जाना हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव तो है ही है। और स्पेशली तब जबकि हम ये उम्मीद करके बैठे थे कि कच्चे तेल में वापस से बड़ा उछाल नहीं आएगा, और ये अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा कि इस वक्त उन्होंने प्रोडक्शन कट किया। अब प्रोडक्शन कट क्यों किया है, ये देखना समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हो ये रहा है कि डिमांड जितनी तेजी से फिर से आने की उम्मीद थी, वो डिमांड आ नहीं रही है। न चाइना से पूरी तरह से डिमांड आई और न ही कहीं ग्लोबल रिकवरी के कहीं दूर दूर तक संकेत दिख रहे हैं। तो इन दोनों के चलते अब इन्हें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दाम बढ़ाकर ही की जा सकती है। देखिए, पिछली बार भी जब लगभग $100 के आसपास कच्चा तेल था, इन्होंने प्रोडक्शन कट किया था, तब हमने यही कहा था कि ये टेम्परेरी है, ये दाम जो बढ़ाए हैं वो टिकेंगे नहीं, वापस नीचे आ जाएंगे। अब आप देखिए, उसके बाद हम $72-75 की रेंज में भी कच्चे तेल पर नीचे आए हैं, लेकिन तब हम $100 के आसपास थे, इस बार हम $75 के आसपास है। $75 से वापस नीचे जाने की संभावना कम होती, तो इसके आसपास एक बार बेस बना चुका है। अब जहाँ तक ओपेक देशों का सवाल है, देखिए जब वो प्रोडक्शन 112-115 के डॉलर इंडेक्स के आसपास कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट कर नहीं कट करके अगर दाम बढ़ा भी दे, तब भी उनके लिए डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाने की वजह से उतना उन्हें रियलाइजेशन मिलेगा नहीं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं जो कच्चे तेल के दाम बढ़ने चाहिए थे, जनरली डॉलर इंडेक्स में कमी आने पर कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। डॉलर इंडेक्स आपका 115 से 102-103 के आसपास आ गया, लेकिन कच्चा तेल जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं। यानी कि सीधे तौर पर कच्चे तेल में मामला डिमांड सप्लाई का है, डिमांड है नहीं, और इसीलिए आर्टिफिशियली ये कोशिश कर रहे हैं कि दाम बढ़ाए जाएं। अब रहा सवाल है कि क्या ये दाम ऊपर टिकेंगे? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, मैं नहीं देखता कि $90 के ऊपर जाने की कोई संभावना है, और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि अब $75 के नीचे भी ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। तो आई थिंक यहाँ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा कच्चा तेल आज के लिए नेगेटिव फैक्टर है। आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, और इस बार मीटिंग के पहले ही ओपेक प्लस देशों ने ये बढ़ाकर थोड़ा संकेत देने की कोशिश की कि वो कच्चे तेल के दाम को लेकर थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हमारे बाजारों के लिए आज इस लिहाज से है कि हमने सोचा नहीं था कि इतना तेजी से एकदम से दाम बढ़कर आएगी। जी पर इसमें अनिल जी एक चीज आपसे पूछनी है, क्योंकि मुझे याद है आखिरी बार जब इन्होंने कट अनाउंस किया था, तब भी बड़ा वाला कट अनाउंस किया था, आपकी और हमारी बात भी होती, उस दिन भी थोड़ा रिएक्शन आया था, पर आपने कहा था कि
ये एक डेस्परेट मूव है, अब यहां से और ज्यादा तेल के प्राइसेस में एक्शन नहीं दिख सकता, एटलीस्ट तेजी वाला। बेस भी चलिए मान लीजिए, बट तेजी वाला एक्शन नहीं दिख सकता। क्या इस बार भी माना जाए कि एक थोड़ा डेस्परेट मूव है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिसल चुका है सर, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बाकी कंसर्न्स अभी वैसे ही है, मंदी की बात चल रही है, उसके बीच में ये आउटपुट कट कर रहे हैं? 100% डेस्परेट मूव है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये भी तब जिसकी मीटिंग के पहले ही कर रहे हैं, चाहे तो मीटिंग करने के बाद भी तो डिसीजन ले सकते थे कि हमने मीटिंग लेने के बाद सारे फैक्टर्स पर डिस्कस किया। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे आरबीआई की आज 3 दिनों की एमपीसी मीटिंग शुरू हो रही है और मीटिंग शुरू होने के दिन ही या एक दिन पहले ही ब्याज दरों पर फैसला ले कि हमने कटौती करनी, बढ़ोतरी करनी है। फिर मीटिंग का फायदा क्या है जब अगर पहले ही डिसीजन आप ले रहे हैं? तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो डेस्परेट मूव है और कहीं कहीं उन्हें लग रहा है कि जो डिमांड नहीं आ रही उसकी भरपाई थोड़े से दाम बढ़ाकर की जाए, प्रोडक्शन कट करके की जाए, तो वही हो रहा है। तो यही है, देखिए अल्टीमेटली कच्चे तेल के दाम ऊपर तभी टिके रहेंगे जब ग्लोबल डिमांड आएगी, और ग्लोबल डिमांड आने के अभी कहीं दूर दूर तक संकेत दिख नहीं रहे हैं, न तो यूरोप से दिख रहे हैं, न अमेरिका को तो खैर जरूरत भी ज्यादा है नहीं, और रहा सवाल बाकी आप चाइना से, तो मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक आध दिन का मूव है, ऐसा भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है कि $90 पार करके भाग जाएगा, और ऐसा भी बहुत अब ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं कि $75 के नीचे टिका रहेगा। तो बेसिकली ये भाव बढ़ाने से ज्यादा भाव टिकाने की तरफ उनका इरादा है, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हो जाएंगे, बट ज्यादा नहीं। तो भाव बढ़ाने का ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, भाव एटलीस्ट संभालने का। आई थिंक गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है कि 95 से ऊपर उन्हें दिख नहीं रहे हैं प्राइसेस, तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। बट बड़ा डेवलपमेंट हुआ है संडे पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, बट इससे बड़ा डेवलपमेंट अनिल जी हमने होते हुए देखा था हमारे बाजारों के लिए। उससे पहले एक बार जरा ग्लोबल मार्केट का भी सेटअप समझ लूं। अगर जैसे आपने कहा कि कच्चा तेल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कच्चा तेल हटा दें तो पिछले 4-5 दिनों से अमेरिका स्टेबल है, रोज अच्छी तेजी आ रही है, हैट्रिक की तेजी रही है। इनफैक्ट पिछले 7 में से 6 ट्रेडिंग सेशंस अमेरिका के तो पॉजिटिव ही रहे हैं सर। तो मार्केट्स के लिहाज से तो कोई चिंता की बात नहीं है? ना बिल्कुल भी नहीं है दीप, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। मतलब अमेरिका में इतनी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, पहले नैस्डैक लीड कर रहा था, अब डाउन लीड करने लगा है। ग्लोबल सेटअप बहुत परफेक्ट है, और ग्लोबल मार्केट और हमारे मार्केट का सेटअप में ज्यादा फर्क है नहीं। वहां पर भी समय बिताने के बाद, अच्छी टाइम वाइज कंसोलिडेशन और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद वहां के बाजार भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब इससे ज्यादा अगर हम और आप उम्मीद करें कि अमेरिका से तो रोज रोज कोई 1000 पॉइंट तो बढ़ने से रहा, 400 पॉइंट रोज बढ़ना भी अपने आप में कम नहीं है। उसके बाद भी आप डाउ फ्यूचर्स देखिए, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद, बाकी चीजों के बावजूद। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल सेटअप तो बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर हम भी बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई हमारी ज्यादा कलाकारी है नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल संकेतों के दम पर ही बढ़ना है, और वो अच्छे ही हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो बाकी संकेत तो अच्छे हैं, ये कच्चे तेल का एक इम्पैक्ट देखना है। अब आते हैं सर जो फ्राइडे को हमारे बाजार में, मुझे याद है फ्राइडे और उससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बाजार अब आपको एक मूव का संकेत दे रहे हैं। मुझे याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि जब भी आएगी बड़ी मूव आएगी और अच्छी खासी मूव, और आपने कहा था आपका बायस भी तेजी की तरफ है। क्या फ्राइडे के मूव से वही भरोसा लिया जाए, क्योंकि रेंज के ऊपर भी बंद हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप सब फ्राइडे के एक्शन? फ्राइडे का एक्शन बढ़िया है दीप, और 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग जो चाहिए थी वो क्लोजिंग मिली भी। 40,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चाहिए थी वो मिली, और मिली ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है 17,200 पर जाकर बंद हो गए या 40,000 के आसपास जाकर बंद हो गए, तो फिर आपको है ना सोमवार को जब आए तो आपको कंफ्यूजन ही रहे लाइफ में कि क्या करना है। हम शुक्रवार को कंफ्यूज ही रहे कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। ये तो ऐसा क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट है, और मुझे याद है शुक्रवार को भी आप सुबह पूछे थे कि लगातार चौथे महीने हम नेगेटिव बंद ना हो, वो रिकॉर्ड ना टूटे 23 साल का, उसके लिए जरूरी है कि 17,325 के ऊपर बंद हो। तो मेरा ये कहना था कि शायद हम ऊपर बंद हो ना हो, लेकिन अगर 300 के आसपास, 250 के आसपास भी होते तो वो भी एज गुड एज आप ऊपर ही है। लेकिन उसके बावजूद बाजार ने जिस तरह की क्लोजिंग दी और वो रिकॉर्ड को मेंटेन किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल चुका है। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहां तक इस ब्रेकआउट का सवाल है, इसको आज और सपोर्ट देने के लिए मेरे पास में 2 बढ़िया डेटा है। एक जीएसटी कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट 1,60,000 करोड़ के आसपास का जो पहुंचा है, बहुत ही दमदार है। ऑटो बिक्री के आंकड़े मार्च महीने के बहुत तगड़े आते हुए दिखे हैं। ये दोनों ही सेक्टर हमारे अपने लोकल सेक्टर है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपका हमारा सबका फोकस जो है ना वो कच्चे तेल पर है। कच्चे तेल में वैसा ही हाल है कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं और उस गुलाब जामुन में से कंकड़ निकल जाए, तो थोड़ा सा उस तरह का मामला है। बट अदरवाइज कच्चे तेल के उछाल से रफ्तार धीमी होगी, यू टर्न नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम यू टर्न नहीं लेंगे और थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड कम होगी। और बाजार जो शुक्रवार को जिस तरह के ब्रेकआउट दिए,
सेल ऑन राइट से या ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जो बेचने की स्ट्रेटेजीज है अब बाय ऑन डिस्क के मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए। मैं थोड़े से आपको बड़े लेवल्स देना चाहता हूं। वैसे तो हमने पिछले हफ्ते भी इसकी बात की थी कि अब अगला टारगेट जो निफ्टी के लिए बनेगा, पहला 17,500 550 तक का है, उतना तो विजिबल है, वहां तक तो हम पहुंचेंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे। और उसके बाद जहां से हमने वापस नीचे आना शुरू किया, 17,800 का जो टारगेट था वही 17,700 775 वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो टारगेट की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा एक समय था जब 41,000 और 42,000 के बीच में बैंक निफ्टी ने इसी तरह से करीबन आपके 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के आसपास का समय बिताया था। तो अब अगला बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए जो है वो 41,000 41,200 की रेंज का है। पहली रुकावट यहाँ पर होगी और इसको पार करके निकले तो जहां 42,000 से हमने करेक्शन दिया, नीचे के लेवल्स देखे, 38,613 के लेवल हमने बैंक निफ्टी पर लोएस्ट देखे थे। वापस से एक बार 41,800 42,000 तक के टारगेट जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन ये है कि 17,000 के नीचे निफ्टी अब बंद नहीं होना चाहिए और बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ही लेवल हम मेंटेन करते हैं, जो कि करेंगे, तो हम ऊपर के टारगेट के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ऊपर के टारगेट्स के तैयार होते हुए दिख रहे हैं, और कितना ऊपर जाएंगे और आज बाजार पर कहां रखनी है नजर, ये अब जानने का वक्त है। बट ऊपर की रेंज आ रही है और मैक्रो फैक्टर्स भी पॉजिटिव हैं। तो बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, आज के संकेत? आज की स्ट्रेटेजी के लिहाज से दीप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो संकेत हैं, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत भी मजबूत है, पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स की भी खरीदारी अच्छी है, वायदा कारोबार के संकेत जरूर पॉजिटिव है। एक्चुअली मैं कच्चे तेल के साथ साथ अगर एक किसी सेक्टर पर नजर रखना चाहता हूँ आज के लिए, तो वो थोड़ा सा एफएनओ के संकेत है दीप, क्योंकि पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर 1.25 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है जो ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। नेगेटिव से मतलब इतना ही कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप अब वो 0.7 0.8 के पुट कॉल रेशियो पर नहीं है, 1.25 के पुट कॉल रेशियो पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है और आपको एक चीज की बधाई देना चाहता हूँ, और वो ये कि ट्रेंड अब आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हो चुका है। ओके, तो ट्रेंड आज का अपग्रेड हो चुका है, नेगेटिव से अब आपका ट्रेंड न्यूट्रल हो गया है। तो बताएं सर, फिर अच्छा ट्रेंड और बाकी संकेत भी अच्छे खासे हैं, क्या करना है फिर आज के ट्रेड में? बड़े लेवल्स कौन से हैं? बड़े लेवल्स के लिहाज से दीप देखिए, 17,250 17,300 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन असली और मजबूत खरीदारी की जगह यहाँ पर आते हैं, निफ्टी को आपको लपक लेना है, आज मिले, कल परसों मिले, कभी भी मिले। 17,150 17,210 ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह बन चुकी है। जहां से आप ब्रेकआउट देने के लिए मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, अब ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन जाएगा। 17,150 17,210 ऊपर की तरफ 17,400 475 पहला टारगेट है, जहां तक आज जाने की हम कोशिश करेंगे, इस रेंज में पहुंचेंगे, फिर देखते हैं और कितनी ताकत बनती है। 17,500 17,550 प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह आपकी बनेगी। तो एक बार अगर 17,500 550 की रेंज में आज या परसों आपको मिले मार्केट, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा पहला बड़ा टारगेट ब्रेकआउट के बाद का वहां मिलता है। तो वहां पर थोड़ी सी रुकावट या स्पीड थोड़ी सी धीमी हो सकती है। बैंक निफ्टी 40,175 40,350 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर बैंक निफ्टी में आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इसके नीचे की जो रेंज है वो आसानी से आएगी नहीं, एकेडमिक पर्पज से नोट करके रख लें, 39,900 40,075, यानी कि अब 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया वो मजबूत सपोर्ट के तौर पर। निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो मजबूत है और रेंज भी अब आपकी ऊपर की तरफ बन रही है। अच्छा सर, पुट कॉल रेशियो तो आपने कहा थोड़ा बढ़कर आया है, बट बाकी संकेत क्या कह रहे हैं? एफआईएस की पोजीशन कैसी है इस समय? हाँ, इससे पहले एक बार दीप में बैंक निफ्टी के हायर रेंज भी बताना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी पर 40,700 40,850 ये पहला ऊपर का जोन है जहां पर हम पहुंचेंगे। इसके बाद 40,950 से 41,100 तक की रेंज बनेगी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इंतजार करना चाहिए नीचे आने का। जहां तक दूसरे डेटा का सवाल है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी सिर्फ 11% पर है, तो इंडेक्स पर कोई बहुत ज्यादा हेवी पोजीशन है नहीं, तो जगह है आपके पास ऊपर जाने की, करेक्ट। और इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो मैं बता ही चुका हूँ आपको। विक्स घटकर आया 5%, वो ठीक है, घटकर आया है, बाकी संकेत भी ठीक है, थोड़ा पुट कॉल रेशियो बढ़ा हुआ है, ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्या करना है सर फिर? आज अच्छी ओपनिंग एक बार फिर से मिल सकती है, तो मौजूदा पोजीशंस पर क्या सलाह रहेगी?
मौजूदा पोजीशन में दीप देखिए, स्टॉप लॉस तो वैसे देखा जाए तो जहां से आपको ब्रेकआउट मिला है वही काम से कायदे से स्टॉप लॉस बनता है, वो है 17,150। उसके पहले स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं है। थोड़ा दूर लगेगा, आपको लगेगा कि अरे 17,350 पे बंद हुए, 150 का स्टॉप लॉस है। जिनको छोटा रखना है जिनके लिए वो 17,300 का रख लें, अपने हिसाब से रख लें, लेकिन जहां से ब्रेकआउट हुआ है स्टॉप लॉस तो वही बनता है 17,150 का। बैंक निफ्टी पे भी सेम है, 40,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉप लॉस वही बनता है 40,000 का। और जिसको छोटा रखना है तो वो शुक्रवार का जो लो है बैंक निफ्टी का 40,175 के आसपास का, वहां पर भी आप रख सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन मेरा ये मानना है 17,150 और 40,000 ज्यादा सेंसिबल ब्रेकआउट। देखिए अपन पहले भी तो बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखते थे, जिस दिन एक दिन बड़ा मुंह मिला हो पिछले दिन, उस दिन बड़े स्टॉप लॉस रखकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, बड़े गेंस के लिए फायदा उठाएं, वो ज्यादा ठीक है। शॉर्ट पोजीशन का जहां तक सवाल है, यहाँ आपको लंबे और बड़े स्टॉप लॉस नहीं रखने। इंट्राडे के लिए 17,425 है, क्लोजिंग के लिए आप 17,500 का रख सकते हैं अगर दूर का रखना चाहें तो। कायदे से तो वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही चुका है शुक्रवार के दिन शॉर्ट पोजीशन पर। और सेम बैंक निफ्टी पर भी इंट्राडे 40,700 जो शुक्रवार का हाई है उसके पार निकलने पर बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। और दूर का स्टॉप लॉस किसी को रखना है इंट्राडे या क्लोजिंग, वो 41,000 का अब आपके लिए होगा। गॉट इट सर। चलिए शॉर्ट्स वैसे तो कट हो गए, अब नए पोजीशंस आपके सामने हैं। अब आज के लिए जो नई पोजीशंस बनानी है वो कैसी रहेंगी? आज के लिए नई पोजीशन निफ्टी खरीदना है, स्टॉप लॉस 17,150 का है, 17,200 का है, वो रखकर खरीदें। टारगेट ऊपर जो बनेंगे 17,400, 450 दो छोटे टारगेट हैं, 475 और 502 मीडियम टारगेट है, और 17,550 मिले। दीप पहली डिप पर ही खरीदने का मौका होगा। अगर किसी भी वजह से कच्चे तेल के मूल की वजह से अगर आप नीचे खुल जाएं, 17,250, 17,300 आ जाए ऊपर खुलने के बाद, तो डेफिनेटली पहले डिप पर ही आपको लेना चाहिए, बड़े डिप का इंतजार ना करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचना चाहते हैं अगर निफ्टी 17,475, 17,550 की रेंज में जरूर बेचें। 17,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। 17,425 और 17,400 दो छोटे टारगेट है। 17,350 और 17,250 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको पिक वाली। आप कह रहे हैं कि अगर हल्का फुल्का ही ऊपर दिखे बाजार ओपनिंग पर तो वो खरीदने का ही मौका बन जाएगा स्ट्रेट अवे? देखो बेस्ट जगह खरीदने की आज जो है ना वो 17,300 है। अगर ऊपर खुल के 17,400, 425 पे खुलता है जी, तो वहां पर आपको इंतजार करना है। 17,425 के ऊपर टिकने पर है ना फ्रेश खरीदारी और बनेगी। फिर क्या है 17,300, 17,400 का जो कॉल राइटर है वो भी थोड़ा दबाव में आएगा। सो फ्लैट खुले तो खरीद ही लेना है। थोड़ा अल्टीमेट देखिए 450 पॉइंट की तेजी मिली है भाई डाउ में। उसके अलावा आप डाउ फ्यूचर्स भी स्टेबल है, कोई गिरे हुए नहीं है। कच्चे तेल का एक खाली आप कच्चे तेल से थोड़े से परेशान हैं, लेकिन सामने आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, ऑटो बिक्री के आंकड़े देखिए, ये भी तो है ना। सो ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही है, खाली एक कच्चा तेल बढ़ जाने से एकदम मूड, इसको तो ऐसा देखना है कि आपको कम गैप पे या थोड़ा नीचे खरीदने को मौका मिलेगा। इसे मौके के तौर पर देखिए, हम तो $120, $130 का कच्चा तेल देखकर आ गए। अब अपने को भी पता है कि 70-75 तो रहने वाला है नहीं, थोड़ा ऊपर होगा। सो आई थिंक आज एक मौका देगा बाजार। मौका मुझे ना कच्चे तेल से ज्यादा इस चीज का लगता है कि पुट कॉल रेशियो पर थोड़ा सा ऊपर है, 1.25 से 1.27 पर है। थोड़ा दिन के दौरान तेजी होकर अगर 1.4 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ जाता है तो हल्का ओवरबोट हो जाएगा। इसलिए मुझे मौका है ना खरीदारी का पुट कॉल रेशियो की वजह से ज्यादा दिखता है बजाय कच्चे तेल जी। तो चलिए पुट कॉल रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल का इंपैक्ट है, बट हाँ अगर आपको 300-350 के आसपास मिले तो अच्छा मौका है खरीदारी का। बैंक निफ्टी पर सर खरीदना है 40,175 शुक्रवार के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। अब थोड़ा दूर दिखेगा आपको, आप 40,600 पे बंद हुए, 1% नीचे का स्टॉप लॉस है, लेकिन यही निकल कर आता है। बड़े मूव के बाद स्टॉप लॉस आपके लिए थोड़े आसानी से नजदीक के मिलने मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं आपको स्टॉप लॉस 40,350 का दूं, एक्चुअली 40,350 तो खरीदारी की जगह बनती है, वो स्टॉप लॉस की जगह बनती नहीं है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस दूर का ही रखना है। टारगेट जो बनेंगे 40,700, 775 दो छोटे टारगेट है, 40,850, 40,900 दो मीडियम टारगेट हैं, 40,950 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। अब जो लोग बेचना ही चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो ही बेचें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचें। बड़ा लेवल हमारा जो पहुंचने का है 41,200 के आसपास का है, इसलिए अगर आपको बेचना है तो 40,950 से लेकर 41,100 की रेंज में चांस लीजिए बेचने का, लेकिन आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 40,250 का। इसके पार निकलने पर आपको शॉर्ट पोजीशन
लॉस होगा। इसके पार निकलने पर शॉर्ट पोजीशन काट लेनी है और टारगेट जो बनेंगे 40,900, 40,850 जो छोटे टारगेट है, 40,775, 40,702 मीडियम टारगेट है, 40,625 और 40,500 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली की। सर फंड्स के डेटा की बात करें, एक तो कैश में डीआईएस की जबरदस्त खरीदारी रही है, लगातार एफआईएस की तीसरे दिन हमने पॉजिटिव कैश फिगर्स देखे हैं और फ्यूचर्स में स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स में काफी एक्टिव रहे। देखिए नंबर्स बहुत बढ़िया है, स्पेशली बड़े दिनों बाद एफआईएस ने लोकल फंड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा खरीदा है, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा आप सामने देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर किए हैं 2025 करोड़ की वहां खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर्स में हल्का फुल्का ही आंकड़ा है लेकिन फिर भी खरीदारी का है, तो मेरे ख्याल से नंबर्स अच्छे हैं। सीरीज के पहले दिन अगर इस तरह की शॉर्ट कवरिंग मिली है तो बहुत बड़े आंकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्लोज के लिहाज से कोई समस्या है नहीं। जहाँ तक एफएनओ के डेटा का सवाल है, 17,000 बेस दिखाता हुआ दिख रहा है इस सीरीज के लिए और ऊपर में एक बार 17,500 के आसपास हल्की रुकावट है। जो पुट्स में जो पोजीशन बनी है उस लिहाज से आप देखेंगे तो इमीडिएटली आज दिन के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,000 इसके पहले कोई ढंग की पोजीशन है नहीं थी, तो आई थिंक उसी को लेकर चलना चाहिए। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल है, यहाँ ज्यादा क्रिस्टल क्लियर लेवल दिख रहा है, वो है 40,500 का, जिससे 100 पॉइंट ऊपर आप बंद हुए। 40,500 के आसपास पोजीशन डेटा कोई दिक्कत की खास बात है नहीं, एफएनओ डेटा भी ठीक है, कोई हम बहुत ज्यादा ऐसे उसको रेशियो पर ओवरबॉट है लेकिन पोजीशन के लिहाज से ओवरबॉट नहीं, ये एक अच्छा संकेत है। देखिए दो तरीके से आप ओवरबॉट होते हैं। एक ओवरबॉट तो आप सिर्फ इस लिहाज से है कि भाई पोजीशन आपकी बहुत बनी हुई है, एक खाली नंबर के लिहाज से। तो रेशियो वाली आपको पुटकॉल रेशियो का ये जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप ओवरबॉट है 1.27 पर है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो पोजीशन ज्यादा नहीं है, आंकड़े छोटे हैं। आप देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा पोजीशन है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात खास नहीं। ओके, तो एक और अच्छा दिन होना चाहिए ट्रेड के लिहाज से, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शायद आ सके, बट अदरवाइज ऐसा अनिल जी समझा रहे हैं ओवरबॉट पोजीशंस के लिहाज से बाजार नहीं है। बाकी संकेत अच्छे हैं, कि कच्चे तेल का इंपैक्ट जरूर आपको दिखेगा। तो चलिए, पूरी स्ट्रैटेजी भी आपके सामने है, आज का पूरा सेटअप भी अनिल जी आपको समझा चुके हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा। हमने देखा फ्राइडे को भी ढेरों स्टॉक्स थे जो खबरों के दम पर एक्शन में आए, वीकेंड में कई और स्टॉक्स भी आए हैं जहां पर खबरें हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ खबरों के साथ हमारी टीम है तैयार, कुशल, वरुण, अरमान और साथ ही ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए आशीष भी। तो कुशल, राउंड 1 की करते हैं शुरुआत। ट्रिगर्स और ये जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं ये कैसे रहे? बिल्कुल, तो ट्रिगर से शुरुआत कर लेते हैं दीप, जिसमें सबसे पहले तो 3 दिनों की जो एमपीसी की बैठक है वो शुरू होने वाली है, तो उस पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही धामपुर शुगर मिल्स पर नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। आरबी इंफ्रा ट्रस्ट की यूनिट्स एनएससी पर लिस्ट होती हुई भी दिखेंगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। टीम लीज सर्विसेज, इसका बाईबैक की एक्स डेट है आज, और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तो ओपेक प्लस की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वहां पर भी आपको फोकस रखना है। साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, लार्जली सभी कंपनियों ने अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले मारुति सुजुकी आप देखिए 1,70,071 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं मार्च महीने में, जबकि अनुमान था 1,57,500 यूनिट्स का, तो अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। सरप्राइजिंगली कंपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 13-13.5% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए हैं। साथ ही कंपनी ने सभी मॉडल्स की कीमतों पर ये जो 1 अप्रैल से 0.8% की बढ़ोतरी की है, तो काफ़ी सारे मॉडल्स पर यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज लागू हो चुका है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर मिले जुले नंबर्स हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स 44,000 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, जबकि अनुमान था 47,000 यूनिट्स बेचने का। हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स पर आउट परफॉर्मेंस रही है, 45,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 46,800 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड नंबर्स यहाँ पर 72,000 यूनिट्स का अनुमान था, 72,235 यूनिट्स, तो एज पर एस्टिमेट्स ही आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो सीवी सेगमेंट है इनका, वहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 9,600 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 35% की ग्रोथ के साथ 11,906 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की है। हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं। 4,90,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने टू व्हीलर्स में
5,19,342 यूनिट्स बेचे हैं। घरेलू बिक्री भी लगभग 21% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, हालांकि एक्सपोर्ट्स पर अभी भी दबाव बना हुआ है। टीवीएस मोटर्स अनुमान से बेहतर नंबर हैं। टोटल सेल्स 2,95,500 यूनिट्स का अनुमान था, उसके मुकाबले 3,17,100 यूनिट से ज़्यादा कंपनी ने बेचे हैं। और घरेलू टू व्हीलर बिक्री में भी लगभग 22% की ग्रोथ रही है। हालांकि जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पर भी डाउन है करीबन 31% से। और अंत में एस्कॉर्ट्स कुबोटा अनुमान से बेहतर नंबर्स है, 10,200 यूनिट्स का अनुमान था, 10,300 यूनिट से भी ज़्यादा कंपनी ने बेचे हैं। घरेलू बिक्री बेहतर रही है और एक्सपोर्ट्स पर भी अच्छा उछाल आपको देखने को मिला है। तो ये सारे ऑटो नंबर्स जो है मार्च बिक्री के वो आते हुए दिखे, हालांकि 3 और अभी ऑटो कंपनियों के नंबर्स आने बाकी हैं। चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं एंड ऑफ कोर्स प्राइमरीली हम ऑटो सेक्टर पर तो फोकस करेंगे जिस तरह के दमदार सेल्स के नंबर्स निकल कर आए हैं। चलिए वरुण, अब बताइए आपके पास स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? तो नेहा, काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स आए हैं ओवर द वीकेंड, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एनएमडीसी Q4 का बिजनेस अपडेट दिया है इन्होंने। मार्च में आयरन ओर की जो कुल प्रोडक्शन है उसमें करीब 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कुल बिक्री में करीब 14.5-15% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। CSB बैंक, यहाँ पे कंपनी का जो कुल डिपॉजिट बेस है उसमें 21.39% के आसपास की बढ़ोतरी है। कासा में 16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। टर्म डिपॉजिट करीब 24% बढ़े हैं। एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड यानी कि गोल्ड लोन में अगर आप देखेंगे तो 47.7% के आसपास की बढ़ोतरी है और ग्रॉस एडवांसेस जो है करीब 30% बढ़ के आए हैं। कर्नाटका बैंक यहाँ पे थोड़ी वीक है, इनकी जो Q4 का अपडेट है वो। कासा 1.8% गिरा है। डिपॉजिट्स में 4.9% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। ग्रॉस एडवांसेस जो है 9.2% गिरे हैं इस कंपनी के। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पे कंपनी ने करीब 937 करोड़ के आसपास के 3 डायरेक्ट ऑनसाइट ट्रांजैक्शंस जो है वो पूरे किए हैं, ये अपडेट इन्होंने दिया है। और साथ ही साथ इनको इंश्योरेंस कारोबार के लिए IRDAI से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा APL अपोलो ट्यूब्स Q4 में जो सेल्स वॉल्यूम है 18% के आसपास की बढ़ोतरी जो है। कॉटन साल दर साल 7% की बढ़ोतरी है। और दालमिया भारत Q4 में सीमेंट सेगमेंट से 1.6 मिलियन टन के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली। ये अपडेट इन्होंने दिया है। ऑलराइट, चलिए वरुण के बाद अब बारी आती है अरमान की। अरमान, बताइए खबरों के दम पर आपको कहां पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिख रहा है? जी बिल्कुल, कई सारी कंपनियां जहाँ पे FY23 का आपको दिखेगा वहाँ पे अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट FY23 में कंपनी ने 100 मिलियन मैट्रिक टन की मुकाम जो है वो हासिल किया, जिसमें आप प्रोडक्शन, डिस्पैच या सेल्स देख लीजिए। NTPC ऊर्जा मंत्रालय का बयान आता हुआ दिखा है, FY23 में बिजली का उत्पादन जो है वो 10.8% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर FY23 में कंपनी ने अब तक की हाईएस्ट आय 26,500 करोड़ दर्ज की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी रिकॉर्ड है, FY23 में 17,300 करोड़ का उन्होंने कारोबार करा है। गार्डन शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी रिकॉर्ड है, कंपनी ने लगभग 2,550 करोड़ की रिकॉर्ड जो है हाईएस्ट एवर आय जो है वो दर्ज की है। NCC कंपनी को मार्च 2023 में अगर आप देखें तो लगभग 1900 करोड़ के लगभग 5 नए ऑर्डर्स मिले हैं। मॉइल, FY23 में कंपनी ने सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन यहां पर रिकॉर्ड किया है। और अंत में ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो यहां पर इन्होंने ई मोबिलिटी कारोबार, जिसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उनका बिजनेस अपडेट है, जो FY23 में एम्पियर की 1 लाख से ज्यादा जो टू व्हीलर्स के इसमें बात करें तो उन्होंने बिक्री की है। ओके, चलिए कुशल, अब राउंड 2 की तैयारी बताइए, आपके पास खबरों के दम पर कहाँ एक्शन होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें आती हुई दिखी हैं वीकेंड के दौरान। इसमें सबसे पहले है IPO रिलेटेड अपडेट, जिसमें एवलॉन टेक्नोलॉजीज का IPO आज से खुलने वाला है और ये 6 अप्रैल तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 416 से 436 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 34 का है। कुल इशू साइज देखेंगे तो 865 करोड़ रुपए का है, जिसमें 545 करोड़ का OFS है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर जो एंकर बुक के जरिए इन्होंने पूंजी जुटाई है करीबन 390 करोड़ रुपए की, इसमें नोमुरा, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, गोल्डमैन सैक्स फंड्स जैसे नाम शामिल होते हुए दिख रहे हैं। खबरों में OMCs फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है ये 19 kg वाला, उसके दाम लगभग 92 रुपीस में तक कटौती की गई है। हालांकि ये जो नए रेट से 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, बट पिछले महीने ही यहाँ पर 350 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई थी। साथ ही घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव भी नहीं किया गया है, तो ये एक अपडेट है। गैस कंपनियों में गुजरात गैस, IGL, MGL जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि गैस की जो कीमतें हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। H1 FY24 में 8.57 MMBtu
BTU पर ये बरकरार रखा गया है। हालांकि गैस प्राइस से जुड़ी हुई एक और खबर है जिसमें डिफिकल्ट फील्ड की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC फोकस लिस्ट में है। यहाँ पर 2.72% ये घटाई गई है। एविएशन कंपनी फोकस में है, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी, क्योंकि एयरलाइंस को बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि OMCs ने यहाँ पर ATF की जो कीमतें हैं 9400 रुपये प्रति किलो से ये कटौती, किलो लीटर से ये कटौती करते हुए दिखे हैं। यही नहीं, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर जैसी कंपनियां, जितने भी पावर डिस्कॉम कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली के दाम अब बढ़ने वाले हैं। MERC ने जो जारी किए आदेश थे उसमें 5 से 10% तक की बिजली के बिल में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। 1 अप्रैल से ये नई जो दरें हैं लागू होती हुई नजर आएंगी। और अंत में डेयरी कंपनियां फोकस में है, जिसमें क्योंकि अमूल ने यहाँ पर गुजरात में 2 रुपये प्रति किलो अपने जो प्राइसेस हैं वो दाम बढ़ा दिए हैं। इस वजह से ये सभी स्टॉक्स जो डेयरी वाले हैं वो फोकस में रहेंगे। OMCs, ऑयल एंड गैस, पावर, ये पूरा जो सेक्टर है बजिंग रहने वाला है, यहाँ पर आपको भी रखनी है नजर। वरुण, बताइए कौन से सेक्टर्स पर आज फोकस करने की डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले BHEL, यहाँ पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी को 3700 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं। लेटर ऑफ इंटेंट जो है इस कंपनी को मिल चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी ने कोरेगांव पार्क पुणे में लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। करीब 4 एकड़ के आसपास की जमीन है। इससे कुल रेवेन्यू पोटेंशियल जो है 1000 करोड़ के आसपास का है। टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी का पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से ऑक्सीजन और ब्रीदिंग एयर के लिए कंपोजिट सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी जो है वो इनको मिल चुकी है। IDBI बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल में कमी से जुड़ी जो दायर याचिका है उसको NCLT ने मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2021 तक के करीब 45,396 करोड़ के आसपास के घाटे को बैंक जो है वो अब सेट ऑफ करेगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के 50,720 करोड़ के आसपास का सेट ऑफ जो है वो ये कंपनी लेने वाली है। LIC, GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस पे नजर रखेगा, क्योंकि इन कंपनियों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो है उसके लिस्ट में डाला गया। हालांकि ये पहले भी उस लिस्ट में थी, फिर से इनको आगे इस श्रेणी में रखा गया है। JSW एनर्जी होली ओन्ड सब्सिडरी जो है JSW नियो, इसको 2400 मेगावाट के एनर्जी स्टोरेज पावर कंपनी ऑफ कर्नाटका लिमिटेड से लेटर ऑफ इंटेंट जो है मिला है। करीब 40 साल के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है इस कंपनी को मिला है। और PNC इंफ्रा पे नजर रखेगा, NHAI से इस कंपनी को करीब 3264 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो मिल चुका है। अलग अलग ऑर्डर्स है, कंसोलिडेटेड 3264 करोड़ के आसपास का है। चलिए, तो स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। अभी लास्ट राउंड के लिए हम चलेंगे अरमान के पास। अरमान, बताइए क्या खबरें हैं? जी, प्रमोटर्स फंड एक्शंस की बात करें, सबसे पहले KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रमोटर अनिल गुप्ता जी हैं, उन्होंने लगभग 2 लाख शेयर्स बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी 12.3% से गिरकर 12.1% के आसपास हो गई है। दामपुर बायो, यहाँ पर प्रमोटर दीपा गोयल ने लगभग 1.5 लाख शेयर्स जो हैं उनका अधिग्रहण किया है, 0.22%, तो उनकी हिस्सेदारी 9.2% से बढ़कर 9.44% के आसपास हो गई है। ब्लॉक डील्स में फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लगभग 51 लाख शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर बेचे हैं और उनकी हिस्सेदारी 4.3% के आसपास थी, जो गिरकर अब 1.4% हो गई है। श्रीराम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर WSI मारुतिज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने लगभग 2.4 करोड़ शेयर्स, जो कि आप देखें 14.273% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो बेची है और उसको खरीदी है अरुण रियल एस्टेट डेवलपर्स ने। और इस हिसाब से पराग मिल्क फूड्स की बात करें तो AG डायनामिक्स फंड्स ने लगभग 20 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। और अगर फिनेंस कमर्शियल की बात करें तो उन्होंने लगभग 18 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में PSP प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 6 लाख के आसपास शेयर्स जो है बेचे हैं। और अगर आप देखें ओवरऑल, अगर जो उन्होंने बात करें, सोसाइटी जनरल ने लगभग 6.2 लाख उतने ही शेयर्स जो है वो उन्होंने खरीदे हैं 664.35 के भाव पर। ओके, तो ढेरों खबरें थी आज, बट साथ ही कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करते हैं शुरुआत।
नहीं दीपांशु, सबसे पहले देखिए ओएनजीसी यहाँ पर रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की तरफ से, जहाँ पर डबल डाउनग्रेड कर दिया गया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 185 से घटाकर 165 कर दिया। हालांकि खास बात यह है कि क्लोजिंग जो 151 की, तो अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का लक्ष्य दे रहे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी हफ्तों से लगातार यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है इन्होंने 3060 से बढ़ाकर 3100 कर दिया है। 2331 की क्लोजिंग है। मान रहे कि जियो फाइनेंशियल, जिसकी लिस्टिंग की भी बात हो रही है, डीमर्जर हो रहा है, इसकी प्रति शेयर की वैल्यू निकल कर आ रही है 134 से लेकर 224 रुपए प्रति शेयर। तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2850 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया है। आईजीएल यहाँ पर भी देखे, गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 429 की क्लोजिंग, 475 का टारगेट है। बीईएल यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट किया। लंबे समय से हम देख रहे थे कि सीएलएसए बीईएल पर बेरिश थे, तो लक्ष्य दे रहे थे 35 रुपए का। अब वहां से सीधा रिवाइज करके इन्होंने 115 रुपए का लक्ष्य दे दिया है। क्लोजिंग है करीब 98 रुपए की और मान रहे कि FY23 का ऑर्डर फ्लो, एग्जीक्यूशन सब जो है अनुमान के मुताबिक देखने को मिला था, जिसके चलते यहाँ पर फोकस रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और उनसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 119 रुपए का टारगेट दिया है। पीवी फिनटेक यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है सीएलएसए की तरफ से, लेकिन सरप्राइजिंग डाउनग्रेड आ गया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब ये अक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि जो लक्ष्य है वो 660 से बढ़ाकर इन्होंने 710 कर दिया है और ये करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है, क्योंकि 640 की क्लोजिंग है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 492 की क्लोजिंग है, 513 का लक्ष्य दिया है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 513 की क्लोजिंग है, 700 रुपए का लक्ष्य दिया है। ओके, ये तो है आज के टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, पूरा आईटी पैक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए अगर आप देखें तो एचसीएल टेक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1085 की क्लोजिंग है, 1200 रुपए का लक्ष्य दिया है। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सीएलएसए जो है इन्फोसिस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1428 की क्लोजिंग है, 1800 रुपए का ऊंचा लक्ष्य इन्होंने दिया है। नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1660 के लक्ष्य के लिए। टीसीएस पर देखिए सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3550 रुपए का लक्ष्य दिया, 3206 की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 2850 के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1102 की क्लोजिंग है, 1200 रुपए का लक्ष्य दिया है। और विप्रो पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। हालांकि लक्ष्य इन्होंने घटाया, 450 से घटाकर 400 कर दिया है, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है, क्योंकि 365 की क्लोजिंग है। तो आईटी और सीमेंट दोनों पर सेक्टोरल रिपोर्ट्स आई हैं। गैस और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, कमोडिटी स्टॉक्स पर भी आज रखनी है आपको नजर। आइए फिर इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द वीक के साथ। हिमांशु जी, आपसे करेंगे शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप, गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। पिक ऑफ द वीक रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें खरीदारी करके चलना है। दीप, हमने देखा कि लंबे समय से जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे उसमें सब पूरे स्पेस में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी और स्टॉक लगातार किसी भी तेजी में इस पूरे सेक्टर में जिस तरह की तेजी थी उससे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन फ्राइडे को जिस तरह का गैप अप देखने को मिला और उसने बाजार में उसको सस्टेन करता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक करेक्टिव साइकिल पूरी होती हुई नजर आई है और मेरा मानना है कि यहाँ से बीईएल में एक तेजी जो है वो रिज्यूम होते हुए नजर आ सकती है। इस हफ्ते के लिए स्पॉट के लेवल्स में बता रहा हूं, 103 और 105 रुपए के दो टारगेट्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी तरफ से रहेगी पिक ऑफ द वीक। 94 यानी कि 94 रुपए के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो हिमांशु जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक बीईएल 103 एंड इवेंचुअली 105 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस यहां पर 94 का 94 का लगाकर चलना है बीईएल में 103 105 के टारगेट के लिए। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपकी पिक ऑफ द वीक कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मुझे लगता है काफी लंबे समय बाद फार्मा स्टॉक में ट्रैक्शन था और लास्ट वीक का जो ग्लेनमार्क का प्राइस मूव था वो मुझे लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ एक मीडियम टर्म बॉटम की ओर इशारा कर रहा है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क का लास्ट वीक का क्लोज 464 था। यहाँ पे अगर 450 तक भी ड्यूरिंग द वीक मिलता है तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए। 440 का स्टॉप रखना चाहिए फॉर द वीक। 488 और 520 ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है ग्लेनमार्क को ये वीक के लिए खरीदारी करी जा सकती है।
ओके, ग्लेनमार्क इस पर रखिए नजर, 4.5% ऊपर आपको फ्राइडे को ये बंद भी होते हुए दिखाए काउंटर। आइए जैन साहब से भी लेते हैं उनकी पिक्स ऑफ द वीक और बाकी अपडेट्स भी। जैन साहब मॉर्निंग सर, बताएं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीक जो फ्राइडे को मैं वीकेंड शो करता हूँ उसमें जो पिक्स दिए थे उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लूं, और जो कि लास्ट शो था उस फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च को ही, और आज हमारा पहला शो है। सो हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर टू एवरीवन। और मैं मेरे जो फाइनेंशियल ईयर पिक्स है उसके बारे में भी जिक्र करूंगा बीच में, बट अभी एक बार बहुत सारे पिक्स है तो एक बार पहले उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से खत्म करें। सो डाबर इंडिया ये मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, और नेटको फार्मा अगेन एक फार्मा सेक्टर वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट ये स्टॉक भी बहुत करेक्ट होके अच्छे लेवल्स पे अगर पोजीशन पिक के तौर पे नेटको फार्मा। और एक मेरा जनरली बहुत सालों से फेवरेट है, 10 सालों से ही फेवरेट बोल रहा हूं मैं, वो है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया है। तो ये 3 पिक्स थी लास्ट वीक जो मैंने दी थी इस हफ्ते के लिए और आने वाले दिनों के लिए। और स्टॉक पिक्स में जो इस वीक के लिए मैं लाया हूं, मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि देखिए जब मार्केट्स टूटे तो अच्छे स्टॉक, खराब स्टॉक सब पिसीजते हैं, बट मार्केट्स जब भी रिवाइव करेंगे तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बिना बात के जो टूटते हैं मार्केट के तूफान के साथ, तो वो स्टॉक्स रिकवर करते हैं, और उनमें से एक ऐसा स्टॉक ग्राइंडवेल नॉर्टन भी है। सो आई फील ग्राइंडवेल नॉर्टन पे ध्यान दें। एंड दूसरे जो अगर एफएनओ स्टॉक्स की मैं बात करूं तो वहां पे मुझे एचडीएफसी ट्विंस बढ़िया लगते हैं, और नवीन फ्लोराइन बढ़िया लगता है, और ओएफएसएस इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में ये एक स्टॉक है जो कि ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट हुआ है 4,500 से 3200-3100 लेवल्स पे, और बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है, और इतना मार्केट में आया ये भी ऊपर जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट तो और बड़ी है बट मैं थोड़ा कंट्रोल। जैन साहब थोड़ा आपका ऑडियो इशू आ रहा है, एक बार जो लास्ट पिक है ऑरेकल की उसके लिए दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट करते हैं सर। आइए तब तक सुमित जी हमारे साथ तैयार है, सुमित जी का करते हैं स्वागत। मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु। ये हफ्ते पे जिस स्टॉक पे नजर रखना है वो है टीसीएस। आईटी स्टॉक के अंदर कल के दिन में यानी लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड देखने को मिला था। ये वीक ट्रंकेटेड है, लेकिन फिर भी जो 3 वर्किंग डेज है उसके अंदर आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए। टीसीएस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से एक ऊपर का मूव दिखाएगा, 3200 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3150 ये स्टॉक का नीचे में भी ये वीक के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा, तो 3150 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। यहां से स्टॉक के अंदर जैसे ही कल का हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा, 3250 का पहला टारगेट बनेगा, 3300 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टीसीएस में यहाँ पे खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। 3250 3300 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टीसीएस। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस। जैन साहब भी आईटी की बात कर रहे थे। जैन साहब आखिरी पिक रह गई थी सर आपकी। हाँ बिल्कुल, मैंने एमसीएक्स के बारे में बोला था। एमसीएक्स एक बहुत बढ़िया लगता है ये स्टॉक, ये भी बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है। मार्केट्स में फॉल आता है तो भी कोई बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं करता है, और बहुत अच्छे लेवल्स पे टेक्निकल भी और फंडामेंटली भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं और आ रहे हैं इनफैक्ट, और मुझे लगता है कि यहाँ पे और दमखम है। और मैं आईटी स्टॉक्स की जब बात कर रहा था तो मैं अगेन बोला कि थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ पिक्स बहुत सारे लेके आया हूँ, क्योंकि मार्केट जब अच्छा होता है तो स्टॉक सारे ही चलते हैं, और कोशिश रहती है कि हफ्ते में एक बार ही आता हूँ मॉर्निंग में तो मुझे ज्यादा दे दे आगे के लिए भी। तो ओएफएसएस एलटीआईएम ये दोनों स्टॉक्स और इवन इन्फी भी बहुत करेक्शन दिखाया, तो ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। सो आईटी, फार्मा, बीएफएसआई, एफएमसीजी ये सेगमेंट्स है जिन पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स जैन साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर। आईटी, फार्मा, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स भी हमें रेडार पर दिखेंगे। फार्मा में स्पेशली रिसेंटली एक बड़ा बाउंस बैक है। जैन साहब एक छोटा स्टॉक है, आई डोंट नो आप इसे ट्रैक करते हैं कि नहीं, टाइम टेक्नोप्लास। आई थिंक आपने पहले इसके बारे में बात करी है। ऑक्सीजन और ब्रीदिंग एयर के सिलेंडर्स बनाने के लिए मंजूरी मिली है। भारत में पहली ऐसी कंपनी है जिसे ये मंजूरी दी गई है। कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है सर ये टाइम टेक्नो के लिए? देखिए ये स्टॉक पे मैं थोड़ा सा मैंने हालांकि इसको कवर किया हुआ है, बट जिस तरीके का अभी स्टॉक में फॉल आया है और ये जो न्यूज है इससे सर्टेनली एक बार ऊपर जा सकता है। और बाकी देखिए ये स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, सो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। और
पैट वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट फिर भी अगर इतना कोई स्टॉक करेक्ट करता है तो, और इतने सस्ते वैल्यूएशन पे अगर मार्केट्स में अवेलेबल है कोई स्टॉक, तो थोड़ा सा कई बार कुछ अजीब वो भी आता है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना चाहिए, बिकॉज कहीं हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज हो जो हम बैलेंस शीट में और ऐसे नहीं देख पा रहे हैं और कुछ आने वाली हो। सो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे। इस न्यूज पे आज उछाल पे खुल सकता है तो हमें तब एंटर नहीं करना है, बट ये जरूर है कि ये ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट किया, 126 के लेवल से 75-77 के लेवल्स आए, सो दैट्स अ वेरी बिग ह्यूज करेक्शन। बट देन इतना ह्यूज करेक्शन जब होता है तो हमें थोड़ा सा और भी कॉशियस रहना चाहिए, मैं यही कहूंगा। बट यस, द कंपनी हैज मेनी क्रेडेंशियल्स टू इट, मतलब ये जो भी काम कर रही है सिलेंडर्स वगैरह में और ये सब बल्क कंटेनर और ये सब में, मतलब वर्ल्ड क्लास की कई इंफ्रास्ट्रक्चर ने खड़े किए। इंडिया की भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, लार्ज साइज जो प्लास्टिक ड्रम्स आते हैं, तो ये सब चीजों में काम बहुत कर रही है और इनकी सब्सिडियरी भी लिस्टेड है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज है, बट बाउंस पे खुलेगा तो हमें एक बार उस पर काम नहीं करना है, नीचे आए तो फिर सोचेंगे। ओके चलिए, तो टाइम टेक्नो पर ये रिकमेंडेशन आती हुई संदीप जी की तरफ से, लेकिन ओएमसीज पर फोकस करेंगे। इनफैक्ट हम देख रहे हैं ओएमसीज हो, ऑयल एंड गैस स्पेस हो, पावर स्पेस हो, इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। विश्वेश जी, मैं ओएमसीज पर थोड़ा आपसे व्यू लेना चाहूंगी। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यहां पर सस्ता हुआ है और दामों में 91.5 रुपए के आसपास की कमी बताई जा रही है। 1 अप्रैल से नए रेट्स लागू हो गए। चार्ट्स पे मैं चाहूंगी बीपीसीएल, आप एक बार इसका चेक मुझे बताइए, क्योंकि हमने पिछली जो क्लोजिंग देखी थी पूरे ओएमसी सेक्शन में दमदार रही है, तो बीपीसीएल इसे कैसे प्ले करना आज? देखिए नेहा, मेरा ये मानना है कि स्टॉक जो है वो बहुत ब्रॉड रेंज में है। अगर आप ऑलमोस्ट मई 2022 से लो तो 1 ईयर हो गया, और इसकी जो अपर रेंज है वो 360 है और लोअर एंड आप ऐसा समझ सकते हो 300 के आसपास है। रिसेंटली ये जो मूव आया था, मुझे लगता है आप भी बहुत क्लोजली क्रूड को ट्रैक करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्रूड के फॉल की वजह से था। और अब कहीं ना कहीं कल एक न्यूज़ आ रही थी कि ओपेक वापस से 500,000 बैरल का प्रोडक्शन कट करने वाला है, तो मुझे लग रहा है दैट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द स्टॉक्स। और अगर आप देखेंगे 360 से एग्जैक्टली ये नीचे आया 330, तो मुझे लगता है स्टॉक 360-330 की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप ऐसा मान सकते हो कि वापस 350 तक आ सकता है, लेकिन आई वुड स्टिल अवॉइड। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लॉन्ग टर्म इसमें होना है तो 360 के बाद बेस बना के निकले तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज बाय एंड लार्ज लॉन्ग रेंज के अंदर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए, वैसे तो अवॉइड है, बट आज थोड़ा एक्शन ओएमसीज में दिख सकता है, ओएनजीसी ऑयल इंडिया में दिख सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी तेजी से ऊपर भी आए हैं, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में दिखेंगे। टाटा पावर, इस पर भी एक्शन आपको दिख सकता है, क्योंकि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को बढ़ा दिया गया, मुंबई का महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को बढ़ा दिया गया है। 5 से 10% तक की बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, स्पेशली रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। टाटा पावर, हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट देखें। ऑफकोर्स एक बाउंस बैक फ्राइडे को इसने अच्छा खासा दिखाया भी था। दीप, एक लंबे समय से टाटा पावर लगभग 190 के सपोर्ट को होल्ड करता हुआ नजर आया था, लेकिन हमने देखा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट एक्सपायरी, मार्च की एक्सपायरी में ये सपोर्ट टूटती नजर आई। उसके बाद थोड़ा वीकनेस भी बनता हुआ नजर आया था, लेकिन वीकली बेसिस पर फ्राइडे वापस से ये सपोर्ट रीएस्टैब्लिश हुआ और क्लोजिंग 190 से ऊपर देखने को मिला है। तो हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म चार्ट या अगर मैं इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखता हूं तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल स्टॉक शायद यहां से एक रिकवरी अटेम्प्ट कर सकता है। फॉर द टाइम बिंग 183-185 पोजिशनल बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट्स हैं, जिनके नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 198 से 200 रुपए तक की रिकवरी शॉर्ट टर्म में टाटा पावर अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़े फायरवर्क्स फिलहाल चार्ट पर नजर नहीं आते। ओके चलिए, तो टाटा पावर पे वो रिकमेंडेशन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फोकस तो हमारा ऑटो स्पेस पे रहने वाला है। दमदार मार्च बिक्री सेल्स के नंबर निकल कर आए हैं ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टाटा मोटर्स दमदार प्रदर्शन हमने शुक्रवार को देखा था, क्या लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा आज भी? टाटा मोटर के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। टाटा मोटर के अंदर एक लोअर लेवल से रिबाउंड का संकेत मिल चुका है। टाटा मोटर में मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 2-4 रुपए का तो 415 तक लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। रिसेंट का जो स्विंग आई है जो कि 23 मार्च का है, वो 422 रुपए 50 पैसे का है। जैसे ये लेवल निकलेगा आज के सेशन में तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 430 से लेकर 435 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा मोटर में देखने को मिल सकता है।
तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 435 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच तेजस नेटवर्क्स, इस पर रखिए नजर, हमारे भी रेडार पर रहता है। जैन साहब जरा तेजस नेटवर्क्स आप भी इस पर डालें नजर। बीएसएनएल से 700 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है, ये अभी अभी खबर आ रही है तेजस नेटवर्क्स के लिए। बीएसएनएल का जो राउटर नेटवर्क है उससे संबंधित ये ऑर्डर उन्हें मिला है। तेजस नेटवर्क्स जैन साहब, स्टॉक को मैं वैसे ट्रैक करता हूं बट मैंने रेकमेंड नहीं किया इस स्टॉक को, और रीजन ये है कि मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बैलेंस शीट नहीं लगती है। बाकी देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है, सब कुछ है, बट जो बैलेंस शीट में नंबर्स आने चाहिए वो नहीं दिखते हैं, लॉसेस में रहती है कंपनी, और इस न्यूज की वजह से उछाल जरूर आएगा क्योंकि करेक्टेड स्टॉक है, और जब मार्केट में माहौल ठीक रहता है तो अगेन उछाल आता है। तो मैं यही कहूंगा कि उस पर एंट्री नहीं लेनी है, जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं, और वो अगर थोड़ा बहुत, मैं तो बोलूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी 650 से 700 का रेंज है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचनी चाहिए। आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट द कंपनी, वेरी फ्रैंकली। उतना बुलिश व्यू है नहीं जैन साहब का, बट नजर रखिए 700 करोड़ का ऑर्डर जरूर मिलते हुए दिख रहा है आपको बीएसएनएल की तरफ से तेजस नेटवर्क्स को। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। मॉर्निंग वागले साहब, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक सर। दीपांशु गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द वीक आईसीआईसीआई बैंक होगी। यहाँ पर ये करंट लेवल 877 का है, यहाँ पर या मे बी हल्के से गिरावट पे करेक्टिव मूव आती है तो लेना है। 855 का मेरा स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है ये हफ्ते में 910 915 तक जा सकता है।